नमस्कार सभी को। मैं आप लोगों में से किसी को नहीं देख पा रहा, ये मेरी इस तकनीक की खराबी हो सकती है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो नाम छपे हुए हैं, राजकुमार कोठारी जी, कुलपति अमरनाथ जी तो हैं ही, द्रोणाचार्य अपनी भाषा के, अरुण होता जी, और हमारे दिल्ली से पहुंचे हुए बजरंग भाई, सत्यप्रकाश तिवारी जी, रचना जी, और जो भी वहां उपस्थित सज्जन होंगे। मेरी इतनी बात आई है आपके पास तक? आ रही है। अभी अभी मैंने सिर्फ अमरनाथ जी की कुछ बातें बाद में सुनी। पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ इतने अच्छे विषय के लिए, सामाजिक विकास और भाषा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि चाहे वो गांधी हो, लोहिया हो, या दुनिया के दूसरे लेखक हो, हम भाषा के लिए नहीं जीते, समाज के लिए जीते हैं। हमें समाज को बेहतर करना होता है, और कोई भी भाषा अगर उस समाज के आगे बढ़ने में बाधा बनती है तो वह भाषा नहीं है। और वही आगे अस्मिता का प्रश्न, मैं सीधे सीधे उस निबंध को नहीं पढ़ना चाहूंगा जो 1950 के बाद गोंगो करता रहा है कि हमारी भाषा होनी चाहिए, वो भाषा से ही महान बनते हैं, सब सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसके लिए कदम क्या उठाए जाए। मैं अगर दो टूक बात करूं तो अगर सामाजिक विकास हिंदुस्तान के अंदर ही देख लीजिएगा, सामाजिक विकास का अर्थ आप सब समझते होंगे, विद्वान लोग हैं। सामाजिक विकास वो जिसमें समृद्धि हो, जिसमें हर आदमी को आगे बढ़ने का मौका हो, जो एक अच्छा नागरिक बनाए, जो उन्हें तर्क शक्ति दे, सोचने समझने की ऊर्जा दे। क्या हमारे देश में ही उत्तर भारत का हिस्सा इन पैमानों पर खरा उतरा है? नहीं उतरा। एक वक्त था आजादी से पहले, मैं मानता हूं कि वो कई गुना बेहतर था। जिस समय प्रेमचंद लिख रहे थे, रामचंद्र शुक्ल ने सिलेबस बनाए, जिस हिंदी की बात आज हम कर रहे हैं, आज सुबह होता जी को मैंने यही संकेत दिया था कि हिंदी बचाई जा सकती है तो विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थानों से ही बचाई जा सकती है। मैंने यह संदेश किसी दोस्त को भेजा, उसने कहा कि क्या इसलिए कह रहे हो कि डुबाने में भी उनका बहुत योगदान रहा है? यानी कि इस बहस में नहीं जाऊंगा। मौजूदा स्थिति तो बोले शिक्षा संस्थान और ये भाषा को डुबाने में है, लेकिन मेरी फिर भी उम्मीद है, जिस रामचंद्र शुक्ल ने अपने शरीर को गला के और उन स्थितियों में सिलेबस बनाया, पांडुलिपियों की खोज की, हमें हिंदी पढ़ना सिखाया स्कूलों के पाठ्यक्रम से, और तभी प्रेमचंद हुए, दुनिया भर के और भी साहित्यकार हुए जिन पर हम आज गर्व कर सकते हैं। लेकिन क्या आजादी के बाद हम उस झंडे को आगे ले पाए? आजादी के तुरंत बाद दिनकर भी नेहरू जी से लड़े हैं, मैथिली शरण गुप्त लड़े हैं, सेठ गोविंद दास लड़े हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाज बुझती चली गई। नेहरू जी का योगदान इस लोकतंत्र में अप्रतिम रहा है। आजादी के बाद जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो देश आजाद हुए वो ज्यादातर डिक्टेटोरियल और वंशवादी हुए। वंश का थोड़ा असर तो नेहरू जी पर भी आया, लेकिन फिर भी उनकी तारीफ की जानी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं। लेकिन भाषा के मसले पर मैं पूरी तरह से उस नेहरू वाली सोच से असहमत हूं। जो शख्स इंग्लैंड में पढ़ा हो, जिसको सारे तर्क वहां के हों, जो समानता की बातें करते हों, सेकुलरिज्म की बातें करते हों, भाषा के मामले में वे कैसे भूल सकते हैं? और विशेषकर उस गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए जिसकी वो हाँ में हाँ करते रहे और उसका फल भी ले गए। तो तुरंत उसके बाद में क्या किया उन्होंने? उनके पास कौन से जबूरे इकट्ठे होते गए अंग्रेजी वाले। मैं उस बहस को लंबा नहीं खींचना चाहता कि जो हो गया सो हो गया। मेरा यकीन है कि नया समाज, नई पीढ़ी उन पुरानी चीजों के लिए नहीं रोती रहती कि मुगलों ने यह किया, अंग्रेजों ने यह किया, तो आगे बढ़ती है। अब आगे कैसे बढ़ा जाए? मेरे अपने होश संभालने से 75 में मैंने होश संभाला था जेबी मूवमेंट में, जब मैं बीएससी का छात्र था। जयप्रकाश नारायण जी को भी हमने बुलाया था। तब मेरी राजनीतिक समझ धीरे धीरे बढ़ रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं एक बाबू बनूंगा,
लेकिन उस बाबू बनने में भी इस भाषा का बहुत योगदान रहा है। अगर राजकुमार जी यहाँ हैं तो उनके नाम के कोठारी में एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है जिसको हम भूल जाते हैं। मुझे याद आ रहा है, बजरंग मेरे दिल्ली के भाई हैं, दलित मूवमेंट पर बहुत अच्छा लेखन कर रहे हैं, लेकिन कई बार मुझे अफसोस होता है कि उस दलित, उन सबसे गरीब लोगों के लिए भाषा के पक्ष पर दिल्ली में भयानक चुप्पी रहती है। वहां कुछ लोग अंग्रेजी को शेरनी का दूध यानी किस किस का चीते का दूध कहते रहते हैं। अरे भाई, उस शेरनी के दूध को शेरनी कितना दूध देती है? प्राकृतिक न्याय की तरह जैसे हमारे पास हवा सबका अधिकार होता है, पानी पर सबका अधिकार होता है, तो वैसे ही भाषा पर अधिकार होता है। और गरीबों के लिए भाषा से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग प्राध्यापक हैं जो 50 मिनट और 1.5 घंटे का भाषण देते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोठारी 79 में जो IAS में जो हमारा जिसे स्टील फ्रेम कहते हैं जब लागू हुआ, तो उसका सबसे बड़ा फायदा हमारे सबसे गरीब तबके को हुआ। मैं उसको दलित, OBC, इकोनॉमिकली वोकेलरी में बांटकर इस देश के नागरिकों का अपमान नहीं करना चाहता, जो जाति जाति में बांटने के लिए अभिशप्त है और देश को डुबाने के लिए नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही कि धर्म के नाम पर जो बांटा जाता है। आप, मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैं जिस कोठारी समिति की रिपोर्ट से रेलवे में सेलेक्ट हुआ, उसकी सतीश चंद्र रिपोर्ट को भी मैंने रेल भवन में कोऑर्डिनेट किया, और YP अलग को जब मैं रेलवे कॉलेज में प्रोफेसर था, हर बार यह बात रेखांकित की गई कि जब से हमने अपनी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में IAS परीक्षा को लागू किया, सच्चा लोकतंत्र आया है। सबसे ज्यादा अगर हमारे दोस्त चुने गए तो अपनी भाषाओं की, वो शेरनी के दूध से नहीं चुने जाते। शेरनी के दूध को जाने के लिए उनके पास में दोस्तों न पैसे होते और अंग्रेजी महंगे स्कूलों के लिए। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 79 के बाद शुरू के दशक में हम ठीक रहे, कशमकश चलती रही दिनकर और उनकी, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे लोगों के हाथ कांग्रेस आ गई जिन्होंने ये मान लिया था कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। मैं विदिन ब्रैकेट कर रहा हूँ, अंग्रेजी मुझे दूसरी भाषा, तीसरी भाषा के रूप में सीखनी होगी, पहले अपनी भाषा। और मैं आभारी हूँ अमरनाथ जी का, इन्होंने इसको इतना अच्छा शीर्षक दिया है अपनी भाषा नाम से। मैं भी इसी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। एक अंतर जो मैं मानता हूँ कि आज़ादी के बाद जो लड़ाई हुई उसका बहुत कुछ कारण ये था कि हिंदी वालों ने कुछ हिंदी को ज़्यादा ही गाना बजाना शुरू किया, और विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार, जो इस देश के विभाजन के भी जिम्मेदार हैं, वह देश की कई चीज़ों के जिम्मेदार हैं। अगर वो थोड़े हल्के स्वर से, निश्चित रूप से तमिलनाडु का विरोध जायज था, अगर उसी से अंग्रेजी आगे बाजी मार के ले गई नहीं, और 2014 के बाद, मैं राजनीति के पक्ष विपक्ष में नहीं जाऊंगा, अंतर आया है जो मेरी नजरों में है। अब हिंदी और अंग्रेजी की बात नहीं हो रही, भारतीय भाषाओं की बात हो रही है, और मैं इसके पूरे प्रमाणों के साथ आपके सारे अखबारों में लिखता रहा हूँ। मैं कुछ मोटे मोटे आपकी श्रोताओं के लिए कहना चाहूँगा, मोटी मोटी बातें। जो लड़ाई 2014 से शुरू हुई थी, यानी सिविल सेवा परीक्षा जो कोठारी रिपोर्ट में अंग्रेजी को जिसमें मुख्य परीक्षा में रखा गया था, उसे पहले ही स्टेज पर ला दिया गया था 2011 में। 2014 में सरकार ने आने से सबसे पहले उसे खत्म किया। मैं कुछ तारीफ की बातें करूंगा और कुछ मेरा असंतोष है। मैं तारीफ की बातें अगर कर रहा हूँ तो इसलिए कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा। उसके बाद लड़ाई जारी रहती है। अमरनाथ जी भी उस लड़ाई के बहुत बड़े हिस्से हैं और उनके एक एक शब्द को लोगों ने सुना है, चाहे वो भोजपुरी का विमर्श हो या अपनी भाषाओं की बात हो। अभी सबसे हाल की बात उनकी जो बार बार उठाई गई वो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जहाँ अंग्रेजी ला दी गई थी उससे हटाना, इसलिए ये लड़ाई बेकार नहीं जाती। हम सभी कुछ न कुछ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन बातों को कहना चाह रहा हूँ जिनमें हमने 10 साल में रोने के अलावा कुछ सफलता भी पाई है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब इस समय 30 कॉलेजों में और 6 भाषाओं में पढ़ाई शुरू की है। मध्य प्रदेश में मेडिकल परीक्षा की है, दूसरी वर्ष का भी
पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। और आप इसे मेरी चापलूसी मान सकते हैं, लेकिन मैं अपनी भाषा के साथ वोट कर रहा हूँ, राजनीति के लिए नहीं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा 23 भाषाओं में शुरू करने की तैयारी है। यूपीएससी का मिजाज बदला है। दिल्ली में जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, इस साल से दृष्टि, नेक्स्ट IAS, विजन, इन सबके लखनऊ, इलाहाबाद, जयपुर, भोपाल, सभी जगह कोचिंग सेंटर हिंदी में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री हिंदी बोलता है तो कैबिनेट भी हिंदी बोलती है, और मेरे जैसे नौकर साहब भी रातों रात अंग्रेजी छोड़कर हिंदी में बोलने लगे हैं जब ब्रीफ करने जाते हैं प्रधानमंत्री को। भाषा का ये सुप्रीम कोर्ट के 1000 से ज्यादा जो सोशल जस्टिस और इसके जो हमारे निर्णय हैं वो सारी भाषाओं में हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पिछले दिनों ये जारी किया है कि जिन विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई हो रही है, अगर बच्चे चाहें तो वो अपनी भाषा में दे सकते हैं, उनको इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे पास यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, मैं इस बातों को इसलिए कह रहा हूं, सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी अगर सोचता है तो जनता भी वैसा ही सोचती है, और जनता का सोच धीरे धीरे बदल रहा है। मैं और NCERT से लेकर CSET इन सारी बातों को मैं रेल मंत्रालय में तो सारी भाषाओं में पहले ही शुरू हो चुका है। अब मैं उन कमियों की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूँगा जो इस सरकार में भी है। नई शिक्षा नीति आ गई है, स्कूलों में अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ाने की बात की गई थी। मेरा पूरे देश के स्कूलों में जाना होता है, वहाँ भी शुरुआत भी नहीं हो पाई। ये कह रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत होगी जब आप कलकत्ता में अलग जगा रहे हैं और आपके हिंदी भाषी पटना में भी यही करें, बुलंदशहर में भी करें, लखनऊ में भी करें। अगर आप चुप बैठे रहेंगे और उसी निबंध को लिखते रहेंगे कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत कानून, मतलब उसको सुनते सुनते भी कान पक गए। मैं इसे इस भाषा में इसलिए कह रहा हूँ। फिर मैं अमरनाथ जी को याद करूँगा। 1 महीने पहले उन्होंने फेसबुक पर एक टिप्पणी लिखी थी कि वो लखनऊ में थे और सारे बोर्ड अंग्रेजी में थे। अमरनाथ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और यह विशेषकर उत्तर भारत में ज़्यादा दिखाई देता है, यह दक्षिण में नहीं दिखाई देता। मेरा दक्षिण में रेलवे में रहने की वजह से लंबा अनुभव है, क्योंकि उत्तर भारत का समाज सबसे बड़ा आडंबरी है। उसके लेखक हों, विश्वविद्यालय के हों, मेरे जैसे नौकरशाह हों, वे नहीं चाहते। यह परिवर्तन न नेहरू जी ला सकते, न प्रधानमंत्री ला सकते। आपको हर कोने पे जाके हर दिन यह कहना पड़ेगा कि आडंबर को छोड़िए। और इसलिए नहीं कि वो भाषा का प्रश्न है, उनकी सहज बुद्धि के लिए, उनके विकास के लिए, उनके बच्चों के विकास के लिए, उनकी उस रटे हुए उससे जिसमें कि हम वैज्ञानिक विकास में सबसे पीछे रह गए हैं। मैं चंद नामों से अपनी बात, पिछले दिनों जो हमारे इतिहासकार हैं सुधीर चंद्रा जी, उन्होंने बड़ी बात कही थी। जब उनकी किताब लिखी उन्होंने, गांधी एक असंभव संभावना, बोले कि मैंने पहली बार हिंदी में लिखी और जितना आनंद मुझे इसमें लिखने में आया उतना अंग्रेजी में लिखने में कभी नहीं आया। पवन वर्मा जो हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के बड़े अधिकारी रहे हैं, उनकी एक किताब है इंडियन है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें बड़े रोचक विवरण हैं। उनके पिता ICS थे। ICS के रिटायरमेंट होने के बाद, और ये भी लंदन में रहे थे और उनकी पोस्टिंग भी लंदन में रही थी, वो कहते हैं कि मेरे पिता ने कहा कि मैंने कुछ कविता लिखी। पवन वर्मा जी ने पूछा किस भाषा में? बोले मैंने हिंदी और भोजपुरी में लिखी, यानी हिंदी में लिखी। बोले अरे, उनके पिता जज थे। बोले हमारे घर पर तो हिंदी की कोई किताब नहीं। बोले कि मुझे अंग्रेजी पर आज तक कॉन्फिडेंस नहीं आया। बजरंग भाई सुन रहे हो ना, दिल्ली की अलग आप लोगों के हाथ है, क्योंकि ये कहते हैं कि दलित भाइयों को पीछे रखने के लिए हिंदी की बात करते हैं। इस विमर्श को बंद करने की जरूरत है कि जब भाषा के विमर्श में दलित, जाति और ये संप्रदाय खोजे जाते हैं। खैर, मैं उसी बात पर आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बोले कि जो कुछ मैं अंग्रेजी लिखता था वो एक ICS थे, मेरा अंग्रेज अफसर उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देता था।
आप समझ सकते हैं कि हमारी जो पीढ़ी अंग्रेजी में लिखती है, जो नौकरशाह लिखते हैं, वो कैसी अच्छी अंग्रेजी लिखते होंगे, वो कौन सी शेरनी का दूध। मैं उन सारे शेरनी के दूध की वकालत करने वालों को जब टेलीविजन में देखता हूँ तो आप दया आती है उनके में आने का। किस किस का नाम लूँ? आप अगर चाहें तो संजय बारू की किताब पढ़ सकते हैं, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार थे, इंडियाज पावरफुल इलीट। वो साफ साफ कहते हैं मनमोहन सिंह इस सरकार संजय बारू इस सरकार के में नहीं रहे, पुरानी में थे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के तुरंत बाद जो हावी हुए वो लोग थे जो अंग्रेजी जानते थे, और उन्हीं का असर नेहरू जी पर था, और धीरे धीरे जनता तक यह बात चली गई कि जो अंग्रेजी जानता है वही ऊपर जाएगा, और ये तो सारी परीक्षा में था। फिर से वो लौट के आ गया था यूपीए 1 और 2 में। पिछले साल कई साल के बाद 9% रहे। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 घंटे पहले यूपीएससी परीक्षा का 2023 के इंटरव्यू के बाद का रिजल्ट अभी घोषित हो गया। मेरी धड़कनें उधर लगी हुई हैं जिन बच्चों के साथ मेरा संपर्क रहा है, यानी कि वो संख्या बढ़ रही है। यूपीएससी के वो एलीट भी थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। मैं अब अंतिम बात की तरफ आता हूँ, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय नहीं बदल रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय में 70% से ज़्यादा इतिहास विभाग में, हिंदी विभाग में, राजनीति विभाग में हिंदी प्रांतों के लोग, बिहार विशेषकर यूपी, जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन वो क्लास में अंग्रेजी ही झाड़ते हैं, उनको रोकने की जरूरत है। पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ने जब बुलाया तो मैंने कहा कि आप अपनी क्लास में बाइलिंगुअल को क्यों नहीं कहते? प्रोफेसर यशपाल कह रहे हैं, जो हमारे विज्ञान के फिजिक्स के लेखक हैं, जो पूना वाले, तो बार बार कहते हैं। कलकत्ता की जमीन पर तो जेसी बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय ने बार बार अपनी भाषा में पढ़ने की बात कही है। मैं 21वीं सदी के उस दशक में बात कर रहा हूँ जहाँ हमें उस भाषा से काम नहीं, और उस शब्दावली से काम नहीं चलेगा कि किसने क्या कहा, उसे भूल जाइए। और ये भी भूलने की जरूरत है कि क्या नेहरू ने किया। इस सरकार को भी हमें बार बार आगाह करने की जरूरत है, क्योंकि इस सरकार में भी वो अमीर हैं जिनसे मेरी लड़ाई होती है, और वो कहते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को अंग्रेजी नहीं सिखाई होती तो वे आज अमेरिका कैसे चले जाते। मुझे शर्म आती है उनके ऊपर, उनकी इस आडंबर पर कि क्या आप बच्चे इसलिए पैदा करते हो अमेरिका के लिए? क्या आप अंग्रेजी उनको इसलिए सिखाते हो? आप सिखाएं वो अमेरिका जाएं, लेकिन इस देश के सामाजिक विकास के लिए और सचमुच की बराबरी के लिए हमें रोज उन लोगों को आगाह करना होगा। इसी हफ्ते में मैं दिल्ली में हूँ, 3 शादी के कार्ड हैं, तीनों अंग्रेजी में हैं, और वे वो लोग हैं जिनको जो हिंदी भी ठीक नहीं लिख पा रहे। हमें आईना देखना होगा, और मैं तो ये कहूँगा कि जो ऐसी गोष्ठियों में आते भी हैं, शायद उनको भी झांकना होगा, और गांधी के उन शब्दों के कि माई लाइफ इज माई मैसेज। भाषा के प्रसंग में बस यही कहूँगा, और उम्मीद है कि विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान हमारे इस मुहिम को आगे ले जाएंगे, उन गरीब बच्चों की खातिर, उन लोगों की खातिर जो अंग्रेजी के स्कूलों की फीस नहीं दे सकते, और अंत में उस सत्ता को भी हिलाने के लिए। और मुझे पता है कि मौजूदा सत्ता अंग्रेजी नहीं जानती, और हमें इसकी नब्ज को पकड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। अंग्रेजी हम सीखें। मैं कुछ बातें और भी कहना चाहता हूँ जो याद आ रही हैं। अभी सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं में आपको एक भारतीय भाषा पढ़नी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा कदम है। दिल्ली के स्कूलों में 10वीं में अपनी भाषा नहीं पढ़ी जा रही। मैंने पिछले दिनों जागरण या जनसत्ता के लेख में लिखा भी है। वो अंग्रेजी लेते हैं, उसके बाद फ्रेंच लेते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने कहा है कि अगर अमेरिका जाने का मौका नहीं मिलेगा तो फ्रांस में मिल जाएगा। ये शर्मनाक है। और वैसा ही उन्होंने कहा है कि 12वीं में भी आपको एक भारतीय भाषा पढ़नी पड़ेगी। कर्नाटक में 3 भाषाएं, 2 भाषा की भाषा पढ़ाई जाती है। बम्बई में मैंने महाराष्ट्र में 4 देखी है यूपीएससी के डॉक्यूमेंट्स में, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी। मेरा संदेश हिंदी प्रांतों के लिए ज़्यादा है।
जो अपनी भाषा की बात सबसे ज्यादा करते हैं। भोजपुरी भी मेरी भाषा है, अवधी भी मेरी भाषा है, सिर्फ हिंदी नहीं। ठीक उसी वक्त में वो भोजपुरी और अवधी की बातें ले आते हैं, उससे वो लड़ाई और कमजोर हो जाती है। हमें अपनी भाषा, जिस गांधी पूरे देश में घूमे थे, आप सब उसके लिए नतमस्तक है, मैं भी, लोहिया, दयानंद सरस्वती, दिग्गज सभी लोग लिंक भाषा के रूप में हिंदी ही वह जगह ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी नहीं, इसमें उर्दू के भी शब्द हों, हिंदी के भी शब्द हों। और इसको जाति और उसके विभाजन में मेरे दोस्त न बांटो। अगर अपनी भाषा की बात है तो बंगाल जैसे बंगाली के लिए खड़ा होता है वैसे ही। लेकिन मैं अंतिम बात कि मैं नहीं चाहूंगा कि मैं तमिलनाडु पर हिंदी ला दूँ, यह मेरी अंतिम बात है। और इस सरकार का भी कोई इरादा नहीं है। मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो कहते हैं अपनी भाषा है, लेकिन वो अपनी भाषाओं के नाम पर बिदक रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ चिंतक उनको भड़का रहे हैं। उनकी दुश्मनी राजनीति की है, लेकिन वो नुकसान भाषा का कर रहे हैं। इस सरकार को भी हमें लगातार आगाह करना होगा, भले ही वो हमसे नाराज हो जाए, और हमें तो नाराज करना ही है। एक बुद्धिजीवी एडवर्ड सईद के शब्दों में वही है कि जो हर सत्ता को नाराज करता है। अमरनाथ जी उस रोल को प्ले कर रहे हैं। आप सब भी उम्मीद करते हैं कि हमारी नौजवान पीढ़ी अपनी भाषाओं को इस इरादे से लेकर आगे बढ़ेगी कि समाज की बराबरी के लिए, सामाजिक विकास के लिए वह जरूरी है। आपने मेरी बात सुनी दोस्तों, मैंने हो सकता है कुछ समय ज़्यादा ले लिया हो। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।